राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त संबोधन में दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के संबंध केवल रणनीतिक नहीं बल्कि स्पेशल ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में विकसित हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये साझेदारी वैश्विक स्थायित्व और विकास को आगे बढ़ाने वाली साझेदारी है। प्रधानमंत्री ने भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन के उद्घाटन का उल्लेख करते हुए कहा कि रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग दोनों देशों के विश्वास को दर्शाता है। अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों का लक्ष्य लोगों के बीच संपर्क को और अधिक मजबूत करना है, ताकि शिक्षा, संस्कृति, नवाचार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग और व्यापक हो सके। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल-पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। फ्रेंड्स, आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप नोज नो बाउंड्रीज। इट कैन रीच फ्रॉम डीप ओशंस टू द टॉलेस्ट माउंटेन। फ्रेंड्स, वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में भी अभूतपूर्व गति लाएगा। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज हम एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे हमारे लोगों और हमारी कंपनीज को डबल टैक्स न देना पड़े। इन सभी पहलों से आपसी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मोबिलिटी को नई ऊर्जा मिलेगी और यही शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का रोड मैप है। फ्रेंड्स, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के लॉन्च से अब हम अपनी स्ट्रेटेजिक साझेदारी को पार्टनरशिप ऑफ द पीपल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन आइसोलेशन में नहीं, कोलैबोरेशन से होता है। इसलिए इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन में हमारा लक्ष्य लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने का है। डिफेंस हो या क्लीन एनर्जी, स्पेस हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हर क्षेत्र में हम अपनी इंडस्ट्री और इनोवेटर्स को कनेक्ट करेंगे। स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के बीच मजबूत नेटवर्क बनाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के आदान प्रदान को और सुगम बनवाएंगे
और इसके साथ साथ जॉइंट इनोवेशन के नए सेंटर भी तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल्स में अपना सहयोग और प्रबल कर रहे हैं। हम इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल सेंटर ऑफ अलायंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये मात्र इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये फ्यूचर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स है। फ्रेंड्स, आज दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप एक फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जयपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मंत्री ने भारत विस्तार शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के हित में सरकार ने एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद सुनिश्चित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कृषि के विविधीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि किसानों की आय के स्रोत बढ़ सकें और खेती अधिक लाभकारी बन सके। मंत्री ने यह भी बताया कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं, जिससे खेती, पशुपालन और अन्य गतिविधियों को जोड़कर किसानों को समग्र लाभ मिल सके। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान कल्याण का महायज्ञ चल रहा है। हमारा लक्ष्य है उत्पादन बढ़ाना। उसके लिए नई नई किस्में आईसीआर फसलों की तैयार कर रहा है। उत्पादन की लागत घटाना, मैकेनाइजेशन और तकनीकी का इस्तेमाल करके कम लागत में उत्पादन कैसे हो ताकि प्रॉफिट बढ़े, उसका प्रयास। किसान को उसके उत्पादन का दाम देना, और इसलिए एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी की हमने कोशिश की है। और भगवान ना करे मौसम की मार अगर फसल को बर्बाद कर दे तो नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से करते हैं। कृषि का विविधीकरण, अलग अलग तरह की फसल हम कैसे पैदा करें, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना। और अब प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुरूप हमारा संकल्प है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। छोटी जोत के किसान अधिकांश भारत में, अकेले अनाज फल सब्जी से काम नहीं चल सकता। खेती के साथ कई चीजें जोड़नी पड़ेगी। खेती के साथ पशुपालन, अभी मछली पालन की बात आई थी, पशुपालन, मछली पालन, गाय पालन, बकरी पालन, कृषि वानिकी, अनेकों चीजों को जोड़ना पड़ेगा ताकि किसान की आमदनी बढ़ सके। और इन सब के लिए मेरे भाई और बहनों तकनीकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज एआई समिट दुनिया आज दिल्ली में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एआई समिट का शुभारंभ हो रहा है। दुनिया एआई का इस्तेमाल करने की बात करेगी दिल्ली में, और एआई के बेहतर इस्तेमाल का आज हम प्रयोग कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। आप अपने खेत में गए, पहले तो लहलहाती फसल कल तक खड़ी थी, आज आपने देखा फसल खराब होने लगी, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कोई रोग आ रहा है, माथे पे चिंता की लकीरें खिंच जाती है। सोचते हैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे पूछूं। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपने यहां प्रयोग देखा है, डेमोन्स्ट्रेशन देखा है। आप वहीं से मोबाइल उठाइए, 155261 ये नंबर है, अपना मोबाइल उठाइए, फोन लगाइए और पूछिए कि मैं अपनी फसल में रोग आ रहा है, मैं क्या करूं। आपको तत्काल जवाब मिलेगा। आप पूछोगे और वहां से उत्तर आएगा कि आप ये दवाई डालिए, ये प्रबंध कीजिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा कि दिल्ली का हर बच्चा सरकार का अपना बच्चा है और सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि स्कूलों के विवादों को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया। मंत्री सूद ने कहा कि फीस बढ़ोतरी के विवाद के कारण साकेत स्थित एपीजे स्कूल में कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड रोके गए थे।
लेकिन सरकार ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से बातचीत कर समस्या का समाधान कराया। अब सभी छात्रों को एडमिट कार्ड मिल गए हैं और वे परीक्षा में बैठ सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार छात्रों के भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। देखिए, मैं आपसे अलग अलग समय पर ये कहता रहा हूँ कि चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, 18 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूल में हैं वो भी हमारे बच्चे हैं और 18 लाख बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो भी हमारे बच्चे हैं। हम जब से सरकार में आए हैं हम बहुत सारे लीगेसी इश्यूज से जूझ रहे हैं। 2020 से एपीजे स्कूल में इन कुछ परिवारों का, कुछ बच्चों का, पेरेंट्स का फीस को लेकर विवाद था जो लगातार 5 साल से चल रहा था। आम आदमी पार्टी के पास भरपूर समय था उस विवाद को निपटाने का। 2024 में भी कोर्ट के आदेश पर इन्हीं में से कुछ परिवारों को फीस देने के बाद आई कार्ड, एडमिट कार्ड मिला था, मगर आम आदमी पार्टी ने 5 साल में इसका निदान न करके इसको अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया। स्कूल पे सील किया, सवेरे 2 मिनट में 10:05 में कोर्ट ने स्कूल खोल दिया। केवल ऑप्टिक्स के लिए आम आदमी पार्टी काम करती है। आज भी उनकी कोई रुचि नहीं थी कि इस विवाद का हल किया जाए। वे केवल और केवल अपनी पिछले 5 साल से एपीजे स्कूल के विवाद में, जैसे डीपीएस का विवाद है वैसे एपीजे का विवाद है, इसका निदान ना करके सरकार के खिलाफ और उन एनजीओज के साथ काम करते हैं जो हमारे फी एक्ट में सेक्शन 13 में कहा गया है कोर्सिव मेथड यूज नहीं होंगे फीस वसूलने के लिए। जो एनजीओ कोर्ट में जाके उसका विरोध करती हैं, आम आदमी पार्टी के नेता उस एनजीओ को चलाने वालों के साथ पॉडकास्ट करते हैं। मैं इन विवादों में पढ़ना नहीं चाहता था, मगर जिस प्रकार से एग्जाम से बिल्कुल पहले अपने 5 साल के विवाद को सरकार के ऊपर, बच्चों की परीक्षा के ऊपर डालने की आम आदमी पार्टी ने कोशिश की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। दिल्ली का हर बच्चा हमारा बच्चा है। सेक्शन 13 में जो ताकतें हैं उसका भी इस्तेमाल होगा और कैसे कोई हमारे किसी बच्चे से कोर्सिव तरीके से फीस वसूली कर सकता है। जो स्कूल को बुलाकर, आला अधिकारियों को बुलाकर और पेरेंट्स को बुलाकर इसका समाधान किया गया। मैं बच्चों को, न केवल इन तीनों बच्चों को बल्कि दिल्ली के जितने भी बच्चे कल परीक्षा देने जा रहे हैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार और उनका ये एजुकेशन मिनिस्टर उनके लोकल गार्डियन की तरह उनके साथ है। उनको ऑल द बेस्ट कहते हैं। वे अच्छा करें अपने परिवार के लिए, दिल्ली के लिए और अपने एकेडमिक्स में एक्सेल करें। हमारी शुभकामनाएं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एपीजे स्कूल एडमिट कार्ड विवाद को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान आप नेता संदीप भारद्वाज, संजीव झा और कुलदीप कुमार मौजूद रहे। नेताओं ने आरोप लगाया कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संजीव झा ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी ने धरना दिया। उनका कहना था कि जब तक छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं मिला तब तक वे चुप नहीं बैठे। विधायक ने दावा किया कि स्कूल की प्रिंसिपल ने खुद कहा, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि रात 9 बजे तक एपीजे स्कूल ने कई छात्रों को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि आखिर इस मामले में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई और क्या कहा नेताओं ने इस अवसर पर, आप भी सुने। दिन भर जिसके खिलाफ धरना देते रहे, एपीजे स्कूल के बाहर बैठे रहे, आशीष सूद के घर एपीजे स्कूल का मैनेजर और एपीजे स्कूल का प्रिंसिपल बैठा हुआ है। ये फोटो आप ले जाइएगा, हम आपको भेज देंगे। सवाल ये उठता है, आशीष सूद का एपीजे स्कूल के प्रिंसिपल से क्या रिश्ता है? एडमिट कार्ड देने का काम किसका है? स्कूल का है। एडमिट कार्ड लेके बैठे हैं मंत्री के घर पे, क्यों बैठे हैं? ये हमारा सवाल है। दूसरा फोटो भी है और हम इसलिए पहचानते हैं क्योंकि हमारे 2 विधायक इनसे कल मिले थे, कुलदीप जी
और संजीव जी, जब हम धरने पे बाहर बैठे थे तो पुलिस के एसएचओ साहब दिनेश कुमार जी आए और उन्होंने बोला कि साहब आप 1 मिनट बात कर लीजिए, हो सकता है बातचीत से मामला सुलझ जाए। तो हमारे 3 विधायक साथी पुलिस के साथ अंदर गए, कुलदीप कुमार जी, संजीव भाई और विशेष रवि। और प्रिंसिपल ने कहा, जो कहा वो ये बता देंगे, ये प्रत्यक्ष जो है। अब सवाल ये आता है कि सुबह से शाम तक आखिरी दिन, आज बोर्ड का एग्जाम है, सुबह सुबह शुरू हो गया, हो सकता है खत्म भी हो गया हो, रात को 9 बजे तक एपीजे स्कूल ने ब्लैकमेलिंग की कि भाई जो हमारी बढ़ी हुई फीस है वो अगर आप दोगे तो एडमिट कार्ड मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अब इस बात को समझिए, ये जो स्कूल की फीस की लड़ाई होती है, लड़नी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इसके अंदर आपके बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। आप अपनी लड़ाई तो लड़ लेंगे, मगर बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि बच्चों को स्कूल में हैरेस किया जाता है। और हमने देखा डीपीएस द्वारका जैसे स्कूलों ने भी छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्लास में नहीं बैठने दिया, रोज उनको लाइब्रेरी में बिठाया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको बेइज्जत किया जाता था बाकी बच्चों के सामने कि वो नालायक हैं जिनके माँ बाप फीस नहीं दे रहे, तुम चलो बाहर क्लास से। यहां पे आशीष सूद कहते हैं मैं 18 लाख बच्चों का अभिभावक हूं कि आपकी 10वीं की बेटी का मैथ्स का पेपर है अगले दिन और रात को 9 बजे तक आपकी बेटी, उसका बाप स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं कि एडमिट कार्ड भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई आशीष सूद से, अब तक हम पूछना चाहते हैं। जो आदमी आपकी 10वीं की बेटी को प्रताड़ित करे, उसको इमोशनली मेंटली टॉर्चर करे, हैरेसमेंट करे, उसका सीधा प्रावधान है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, सेक्शन 75 या 74 है, मैं भी देख के बताता हूं आपको। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्शन 75, punishment for cruelty to child. This section covers any act that causes mental or physical suffering to a child. Withholding an admit card just before exams is legally interpreted as a form of mental harassment and cruelty. Legal provision है। देखिए, जैसा अभी सौरभ भाई बता रहे थे कि कल हम लोग उन बच्चों के लिए एपीजे के बाहर धरने पर थे और हम लोग जाकर प्रिंसिपल से बातचीत किया। प्रिंसिपल ने कहा कि देखिए जी, मेरा हाथ बंधा हुआ है, ऊपर से अगर फोन आ जाएगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन जब तक ऊपर से फोन नहीं आएगा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। तब समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर वाला कौन है। जब ये फोटो हमने देखा तब ये समझ में आया कि ये ऊपर वाला कौन है। अब समझिए कि इसका मतलब है कि जितना एपीजे स्कूल जिम्मेदार है, उतनी ही आशीष सूद की सरकार भी जिम्मेदार है। सेम कल्प्रिट है दोनों। प्राइवेट स्कूल की मनमानी इसलिए चल रही है कि संरक्षण सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और शोषण अब पेरेंट्स और बच्चों का हो रहा है। जैसे सौरभ भाई कह रहे थे, बिल्कुल सहमत हूं कि सोचिए बच्चों की मेंटल मानसिक व्यथा। अच्छा, कल एग्जाम है, उसका 9 बजे रात तक एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, वो जो उसका नुकसान, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो मुझे लगता है कि भगवान ऐसा अभिभावक किसी को न दे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र से पूर्व चंडीगढ़ में मीडिया को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 25,000 युवाओं को नियुक्ति दी गई है, जिससे रोजगार के अवसरों को मजबूती मिली है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने 217 वादों में से 60 वादों को पूरा कर लिया है और शेष पर तेजी से काम जारी है। स्वास्थ्य क्षेत्र का उल्लेख करते हुए सैनी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में किडनी रोगियों के लिए डायलिसिस सेवा को मुफ्त किया गया है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को राहत मिल सके। साथियों, हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने जो बातें रखी थी, वो बातें हमारे लिए बातें नहीं थी। मैंने कहा भी था प्रेस के अंदर, संकल्प पत्र हमारे लिए एक गीता के समान है। हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं। हमारा उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता तथा जनहित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का वो स्पष्ट दस्तावेज है। हमारा ये संकल्प पत्र, मित्रों, पूरा देश जानता है कि भाजपा सरकारों में कथनी और करनी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, कोई फर्क दिखाई नहीं देता। ये पूरा देश जानता है। देश का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने भी अपने संकल्पों को जमीन पर उतारने के लिए गति से हम कार्य कर रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आप सबको कि 19 सितंबर 2024 को हमने अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्पों के साथ उसको जारी किया था। मुझे खुशी है बताते हुए आप सबके बीच में कि हमने 60 ऐसे संकल्प हैं जिनको पूरा किया है। 120 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा, 18 अक्टूबर 2024 हमने जब 17 अक्टूबर 2024 को नए मंत्रिमंडल का गठन किया, गठन करने के साथ ही हमने एक बात कही थी कि हम ज्वाइन बाद में करेंगे, पहले हमारे युवा साथी ज्वाइन करेंगे। अपने संकल्प में कहा था 25,000 युवाओं को हरियाणा के इतिहास में पहली बार एक समय में ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, उनको ज्वाइन कराया गया। ये हमारी सरकार की वो प्रतिबद्धता है। और उसी प्रकार फिर अगले दिन 17 तारीख को के बाद 18 तारीख 2024 को हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज, उन सब में किडनी के जो पेशेंट हैं उनका डायलिसिस मुफ्त होगा। 18 तारीख को पहली साइन जो फाइल पे हुए हैं, हरियाणा प्रदेश के जन को इसका बड़ा लाभ मिला है। हमने उसको पूरा किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सीटी की परीक्षा पारदर्शिता के आधार पर कराएंगे। पहली बार है 13 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा का जो सफल आयोजन हुआ है, ये हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, उसको पूरा किया है। इसी प्रकार हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों से
ये कहा था कि हम 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। ये बड़े संकल्प थे और मुझे खुशी है कि हमने उस संकल्प को पूरा किया है। आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चिरमिरी पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 127 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण करते हुए कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। इस अवसर पर 59 नए कार्यों का शिलान्यास भी किया गया, जिससे स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साय ने कहा कि सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एमसीबी जिला के वासियों को कि आज 127 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। इसमें 82 काम जो पूरा हो गया है उसका लोकार्पण किए हैं, जिसकी लागत करीब 39 करोड़ है और उसी तरह से 59 नए काम का शिलान्यास किए हैं, जिसका लागत 89 करोड़ रुपया है। कुल 141 काम के आज लोकार्पण और भूमि पूजन यहां पर संपन्न हुए हैं। मैं समस्त जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हमारे जिले के दोनों विधायक जो मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी और राजवाड़े जी, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि लगातार जिले के विकास के लिए चिंता करते हैं, हर जगह समस्या की बात उठाते हैं और इसी का परिणाम है कि आज इतने कम समय में इतने विकास कामों को हम लोग कर पाए हैं। अभी नया जो बजट आया है, केंद्रीय बजट, उसमें भी आप लोग सुने होंगे कि हर जिला हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है। और जो कैंसर की बीमारी है, आजकल कैंसर की बीमारी भी आम हो गई है, तो कैंसर की बीमारी की जो दवाई है उसको भी काफी सस्ता माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बजट में प्रावधान है 17 तरह की बीमारी की दवाई बहुत सस्ता होगा। जगह जगह ट्रामा सेंटर भी खोलेंगे, ये सब केंद्रीय बजट में ही है। तो सब मिलके स्वास्थ्य भी हम लोग प्रदेश का ठीक करेंगे। और ये नगर निगम है, तो नगर निगम जिस तरह से विधानसभा में हम लोग का वादा को मोदी की गारंटी का नाम दिए और नगरीय निकाय के चुनाव में हम लोग जो घोषणा पत्र लाए उसको क्या नाम दिए हैं, अटल विश्वास पत्र। तो अटल विश्वास पत्र में भी जो भी वादा है सरकार का उसको भी पूरा करेंगे। ये चिरमिरी नगर निगम है, तो नगर निगम में तो अग्निशमन वाहन की बहुत ही आवश्यकता है, तो यहाँ पर अग्निशमन वाहन आने वाले समय में उसकी हम घोषणा करते हैं। और हम लोग पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं खेती के साथ साथ में, तो बकरी संवर्धन केंद्र भी यहाँ पर स्थापित होगा। उसी तरह से आर शेट्टी भवन, उसका भी निर्माण करेंगे। देवानाड़ वहां पर नया चौकी की आवश्यकता है, तो वहां पर चौकी भी स्थापित करेंगे। चैनपुर में ऑडिटोरियम की भी उसका भी निर्माण करेंगे, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और चिरमिरी वैसे तो बहुत ही सुंदर जगह है और जैसे मैंने कहा कि पूरे प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग काफी आगे बढ़ाने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपके चिरमिरी को भी, इसको भी पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आज 127 करोड़ के विकास काम का सौगात जिले को मिला है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से अभिनंदन स्वागत करते हुए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम